हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त हो ना जी। दोस्तों, आज का क्लास बिहार बीएड का है। तो सिंपली बीएड में प्रीव्यू यस यानी 2025 में क्वेश्चन पूछा गया है, वो क्वेश्चन आज करवाने वाले हैं। ठीक है, अगर आप लोगों ने बीएड में फॉर्म अगर आपने फिलअप नहीं किया है, आपका सपना है कि बिहार में टीचर बनना यानी सरकारी शिक्षक बनना, तो सिंपली बीएड में जाके एडमिशन ले लीजिए। यानी अभी फॉर्म फिलअप हो रहा है, तो सिंपली आपके पास समय है तो जाके फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा। ठीक है, और वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यही से क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, चलिए देर न करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और चलिए यहाँ पे हम सबसे पहले हम 2025 का क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, प्रीव्यू ईयर्स का, उसके बाद हम सेट लगाएंगे। यहाँ पे टॉप 10 सेट है, 10 सेट है, यही से आपको क्वेश्चन आने की संभावना है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले हम हिंदी देखेंगे, क्योंकि ज़्यादा जो वेटेज होता है वो जीके जीएस का वेटेज होता है। 40 नंबर का जीके जीएस पूछता है। अगर इससे पहले वाला वीडियो आपने नहीं देखा है सिलेबस के बारे में और डेट के बारे में कि कब से कब तक अप्लाई हो रहा है, तो जाके वीडियो देख लीजिए। ठीक है, चलिए सामान्य हिंदी में बोल रहा है कि पूस की रात की लेखक कौन है? बताइए, पूस की रात की जो लेखक है वो कौन है? तो मुंशी प्रेमचंद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, मुंशी प्रेमचंद हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन की चलते हैं। और ये सब इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो सिंपली यहाँ लेखक का नाम दिया हुआ है और यहाँ रचनाएं दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे माखनलाल चतुर्वेदी है, जिसकी रचना है हिमतरंगिनी, माता समर्पण, युग चरण, ये सब रचना है। और भगवती चरण वर्मा का और जो रचना है पतन, चित्रलेख, टेढ़े मेढ़े रास्ते और अपने खिलौने, ये है। और फणीश्वर नाथ रेणु, ये इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है, फणीश्वर नाथ रेणु इम्पोर्टेंट रहेगा, तो याद रखिएगा। मेला, आंचल, जलूस, पाँच लाइट और तोतापुर। और मुंशी प्रेमचंद्र भी इम्पोर्टेंट रहेगा, इसका याद रखिएगा। सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि और निर्मला, ये रचना है, तो सिंपली याद रखिएगा। ठीक है, आगे है, वो चलते चलते अचानक रुक गया। इस वाक्य में रेखांतिक शब्द है, वो चलते चलते अचानक रुक गया, तो याद रखिएगा क्रिया विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी की क्रिया विशेषण। दिए गए वाक्य में वो चलते चलते अचानक रुक गया, उसमें क्या है? क्रिया विशेषण है। चलिए यहाँ पे दिया गया है क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं, और ये भी आपको पता होना चाहिए। इसका पीडीएफ हम डाल देंगे। ठीक है, इसका क्या करेंगे, इसका पीडीएफ डाल देंगे, एक बार अपने से सेट लगा लीजिएगा और जितने भी व्याख्या है वो भी आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए हिंदी किस लिपि से निबंध है? बताइएगा। हिंदी जो लिपि है वो देवनागरी लिपि है। ठीक है, कौन लिपि है? देवनागरी लिपि है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, देवनागरी लिपि हो जाएगा हिंदी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ होगा। नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? बताइएगा। याद रखिएगा, नाक का बाल होना यानी किसी का प्रिय व्यक्ति होना। नाक का बाल होना किसी का प्रिय, किसी का प्रिय व्यक्ति होना। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है, अगला कुछ निर्मला का संधि विच्छेद बताइएगा। निर्मला पूछेगा, दिगंबर पूछेगा, और ये सब भी पूछ सकता है। आकाश पूछेगा, तो निर्मला का संधि विच्छेद पूछेगा, बताइएगा। या देखिए, नी प्लस मल, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। ये सब आपको याद रखना है। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। बहुब्रीहि समास का उदाहरण क्या है? तो याद रखिएगा, वसुंधरा। ऑप्शन नंबर ए वसुंधरा। और जिस समास में कोई भी पद प्रमाण न हो, जिस समास में कोई भी पद जो होता है वो प्रधान न होकर कोई अन्य पद प्रधान होता है, उसे बहुब्रीहि समास बोलते हैं। जैसे दशानन, चक्रपाणि, लंबोदर हो जाएगा। ठीक है, अगला है स्वर्ण, हिंदी स्वर्ण वर्ण की संख्या कितनी है? हिंदी में स्वर्ण वर्ण की जो संख्या होती है वो 11 होती है। ठीक है, कितनी होती है? 11 होते हैं, जो इस प्रकार आपको दिया गया है, अ से लेके ओ तक यहाँ पे है। उसके बाद ऋण, इनमें मूल स्वर होता है कितना? मूल स्वर आपको अ, ई, उ, री हो जाएगा। ठीक है, स्वर होता है, स्वर वो दो प्रकार का होता है, ह स्वर और दीर्घ स्वर हो जाएगा। ठीक है, इनमें से देशज शब्द है, इनमें से देशज शब्द हो जा खराटा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे दिया गया खिताब विदेशी शब्द है, आराम तत्म समास, जादू विदेशी है, और खरारा देशज समास है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। ग्राम्य का विलोम होता, ग्राम्य विलोम होगा, ग्राम्य का जो विलोम होगा वो नगर होगा। क्या होगा?
नगर होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ग्राम जिसको बोलते हैं, ग्राम उसको होगा, नगर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन को चलते हैं और कुछ विलोम भी देख लेते हैं यहाँ पे। शुक्ल, कृष्ण, स्थिर, अस्थिर, साहूकार, कर्जदार, ये आपको विलोम हो गया यानी उल्टा हो गया। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है बसंत का परिवाची शब्द नहीं है। बसंत का परिवाची शब्द नहीं है। यहाँ पर बसंत का जो परिवाची शब्द होगा वो क्या होगा? यहाँ पे माधव हो सकता है। ठीक है, चलिए आंसर देखते हैं। यहाँ पे 25 का आंसर देख लेते हैं। ठीक है, 25 का बसंत का जो होगा क्या होगा? वो ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी में क्या था? ऑप्शन नंबर सी में जो था वो प्रवाल था। ठीक है, यहाँ पे प्रवाल था, ये ना होगा, बाकी सब होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को आते हैं। अगला क्वेश्चन आपको क्या है, इसको आपको पढ़ के उत्तर देना है। ठीक है, पढ़ के उत्तर देना है, तो सिंपली यहाँ पे पढ़ना है, उसके बाद यहाँ पे उत्तर देना है। ठीक है, तो चलिए इसको छोड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे हम आते हैं जीके जीएस पे आते हैं। ठीक है, और जीके जीएस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो 40 नंबर का है। ठीक है, तो चलिए 40 नंबर का जो जीके जीएस है वो स्टार्ट करते हैं और देखिए और बताइएगा। ठीक है, मालगुडी डेज के लेखक कौन है? मालगुडी डेज के जो लेखक कौन है? याद रखिएगा, आर के नारायण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आर के नारायण हो जाएगा। ठीक है, और इसको याद रखिएगा। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट ये सब है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है बताइएगा। याद रखिएगा 8 मार्च को। ऑप्शन नंबर बी 8 मार्च को मनाते हैं। यहाँ पे देखिए 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 13 फरवरी के राष्ट्रीय महिला दिवस, 15 अक्टूबर के अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस और 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। हो सके अगला बेर में राष्ट्रीय महिला दिवस पूछ लिया जाए, ये सब भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला है भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता है। भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता है, याद रखिए बंकिम चंद्र चटर्जी। ऑप्शन नंबर बी इसका से होगा बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, अगला है ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में से संबंधित है? ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? याद रखिएगा साहित्यिक। ऑप्शन नंबर ए साहित्यिक। ठीक है, अगला है किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जानते हैं? किस ग्रह को? तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ यहाँ पे ग्रह के नाम दिए गए। मंगल को लाल ग्रह और पृथ्वी को नीला ग्रह और बुध को त्रिवृत ग्रह और शुक्र को भोर का तारा बोलते हैं और शाम का तारा बोलते हैं। भोर का तारा, शाम का तारा इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला है यहाँ पे भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने की न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो कितनी? तो याद रखिएगा 35 से वर्ष। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी से हो जाएगा। ठीक है, अब कुछ यहाँ पे दिया गया है लोकसभा 25 वर्ष, राज्यसभा 30 वर्ष, विधान सभा आपको 25 वर्ष, विधानसभा का सदस्य 25 वर्ष और विधान परिषद सदस्य 30 वर्ष, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति एवं राज्यपाल 35 वर्ष। ठीक है, पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या कितनी है? पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या कितनी हो जाएगी बताइएगा। याद रखिए 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 1 हो जाएगा। ठीक है, पृथ्वी की उपग्रहों की संख्या कितनी? 1 है। और शनि की 274 है और मंगल के 2 है और बृहस्पति के 95। ठीक है, अगला रखते हैं। अगला जो है WTO का पूर्ण रूप क्या है, यानी फुल फॉर्म क्या है बताइएगा। यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से किस राज्य में कोणार्क सूर्य मंदिर है? कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ है? याद रखिएगा ओडिशा में है। कोणार्क सूर्य मंदिर का है ओडिशा में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला है भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन हो जाएगा? याद रखिएगा प्रतिभा पाटिल। ऑप्शन नंबर ए प्रतिभा पाटिल। अगला है डेडस की राजधानी केरल है, तो याद रखिएगा तिरुवनंतपुरम की राजधानी क्या है? तो केरल है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन हो जाएगा? तो याद रखिएगा एडमंड हिलरी हो जाएगा। एडमंड हिलरी, जो बर्मा फेल जो देखे होइएगा फिल्म, उसमें ये क्वेश्चन
मतलब कि बोला गया है। ठीक है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? तो एडमंड हिलेरी हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है, किस विटामिन को सनशाइन विटामिन के रूप में जाना जाता है? किस विटामिन को सनशाइन विटामिन के रूप में जाना जाता है? तो विटामिन डी को। ऑप्शन नंबर डी, विटामिन डी को। ठीक है, अगला है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है? तो समानता के अधिकार का संबंधित कौन हो जाएगा? आर्टिकल 14। अगला है, और यहाँ पर कुछ दिया गया है, आर्टिकल 14 का क्या है? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार है। आर्टिकल 19 में, अनुच्छेद 21 में है प्राण एवं दही की स्वतंत्रता का अधिकार, और अनुच्छेद 32 में है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये आपको पूछ सकता है। ठीक है, या ये पूछ सकता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कंप्यूटर का जनक किसे कहते हैं? कंप्यूटर का जनक किसे कहते हैं? कंप्यूटर का जो पिता है चार्ल्स बेबेज को बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, आइए 71 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पे कौन सा ग्रह सागर है? कौन सा गहरा सागर हो जाएगा? याद रखिएगा, कौन सा गहरा सागर है? तो प्रशांत महासागर सबसे गहरा सागर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत में जनहित याचिका की अवधारणा किस देश से प्रेरित है? बताइएगा 72 का इसका क्वेश्चन क्या होगा? याद रखिएगा, आंसर की बात करें अमेरिका से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए अमेरिका से। ठीक है, अगला है, अगला क्वेश्चन है, अगला जो क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, स्पेस एक्स यहाँ पे है। स्पेस एक्स ने किस नाम से अपने नए अंतरिक्ष का सफल परीक्षण किया? बताइएगा, स्पेस एक्स ने किस नाम से अपने नए अंतरिक्ष यान का सफल परीक्षण किया? तो याद रखिएगा, स्टारशिप। ऑप्शन नंबर बी, स्टारशिप। अगला है, यूपीआई का पूर्ण रूप क्या है? यूपीआई का पूर्ण रूप क्या है, यानी फुल फॉर्म क्या है? बताइएगा यूपीआई का। याद रखिएगा, यूनिफाइड। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क की एक विश्वव्यापी प्रणाली है? निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क की एक विश्वव्यापी प्रणाली है? तो याद रखिएगा, इंटरनेट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, इंटरनेट हो जाएगा। ठीक है, क्षेत्रफल में सबसे 12 महादेश कौन है? क्षेत्रफल में सबसे 12 महाद्वीप कौन होगा? एशिया महाद्वीप। ऑप्शन नंबर ए, एशिया महादेश। याद रखिएगा। अगला है, भारतीय संविधान किसका अनुमोदन नहीं करता है? भारतीय जो संविधान इसका अनुमोदन नहीं करता है? तो निरकुशलता का। ऑप्शन नंबर डी, निरकुशलता को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने किस वर्ष दांडी यात्रा की? इंपोर्टेंट है, गांधी जी ने किस वर्ष दांडी यात्रा की? तो याद रखिएगा 1930 में। 1930 में गांधी जी ने किस वर्ष दांडी यात्रा किया? 1930 में। यहाँ पे 22 मार्च 1930 हो जाएगा से शुरू होकर 6 अप्रैल 1930 तक नमक पर ब्रिटिश एकाधिकार के खिलाफ कर प्रतिरोध और अहिंसक विद्रोह के प्रत्यक्ष कार्रवाई अभियान के रूप में चलाया जाता है। याद रखिएगा। ठीक है, अगला है, और गांधी जी का पूरा नाम क्या है? तो मोहनदास करमचंद गांधी हो जाएगा। ठीक है, कौन सा ग्रह नीला ग्रह के नाम से जानते हैं? तो कौन सा ग्रह नीला ग्रह के नाम से जानते हैं? तो नीला ग्रह किसको बोलते हैं? तो पृथ्वी को बोलते हैं। और लाल ग्रह मंगल को बोलते हैं। लाल ग्रह किसको बोलते हैं? तो मंगल को बोलते हैं। याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन को चलते हैं। यहाँ पे भारत में असमानता किसके कारण से है? भारत में असमानता किस कारण से है? तो याद रखिएगा, जाति और लिंग के कारण होता है। जाति और लिंग। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला है, भारत में पहली बार आम चुनाव कब हुआ था? इंपोर्टेंट है, भारत में पहली बार आम चुनाव कब हुआ था? 1951 में हुआ था। 25 अक्टूबर 1991 में हुआ था। याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विविधता में एकता वाक्य किसने कहा? विविधता में एकता वाक्य किसने कहा? तो याद किया, जवाहरलाल नेहरू ने कहा। ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन, एक आबादी की गुणवत्ता किस पर निर्भर करती है? एक आबादी की गुणवत्ता किस पर निर्भर करती है? तो साक्षरता दर पर। ऑप्शन नंबर ए, साक्षरता दर पर। अगला है, देश का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम कौन सा है? देश का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम कौन सा हो जाएगा? याद रखिएगा, रेलवे हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, रेलवे। अगला है, सौरमंडल का हरा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का हरा ग्रह कौन सा है? तो हरा ग्रह
यूरेनस, यूरेनस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यूरेनस हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है, और यहाँ पे बोला गया है, देखिए ग्रह के और लाल, यहाँ पे मंगल ग्रह को लाल बोला गया है, बृहस्पति को पीले भूरे सफेद और लाल मिश्रण बोलते हैं, और शनि ग्रह को पीले भूरे और स्लेटी बोलते हैं, शुक्र को चमकीला पीला सफेद बोलते हैं, ठीक है। अगला है, सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी द्वारा कब आरंभ किया गया, बताइएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी के द्वारा कब आरंभ किया गया, तो याद रखिए 1930 में, 1930 में याद रखिए, 6 अप्रैल 1930 में, याद रखिएगा 6 अप्रैल 1930 में समाप्त हुआ था, ठीक है, और 12 मार्च 1930 में शुरू हुआ था, और 24 दिन की लंबी यात्रा के पश्चात 6 अप्रैल 1930 दांडी पहुंचकर नमक कानून तोड़ा था, याद रखिए, खत्म हुआ था उस दिन। अगला है, किसके पूर्वी पाकिस्तान को एक स्वतंत्र गणराज्य बांग्लादेश के नए नाम से घोषित किया, किसने, बताइएगा, किसने पूर्वी पाकिस्तान को एक स्वतंत्र गणराज्य बांग्लादेश के नए नाम से घोषित किया, तो कौन हो जाएंगे, शेख मुजीबुर रहमान, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगला है, संविधान सभा के प्ररूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, संविधान सभा के प्ररूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, काफी इंपोर्टेंट है, बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी डी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो जाएगा, ठीक है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो जयंती मनाई जाती है, कब मनाई जाती है, वो कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, प्रारूप समिति की बात करें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो जाएगा, और प्रांतीय समिति की बात करें सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएगा, संचालक समिति की बात करें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा, संघ शक्ति समिति की बात करें पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा, ठीक है। अगला है, मगध प्रारंभिक राजधानी कौन सी है, मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी है, मगध प्रारंभिक राजधानी कौन सी हो जाएगा, याद रखिएगा राजगिरी, ऑप्शन नंबर ए राजगिरी हो जाएगा, ठीक है, राजगिरी। अगला है, निम्न में से कौन सी धातु सबसे हल्की है, निम्न में से सबसे हल्की जो धातु होती है वो लिथियम होता है, कौन, लिथियम, सबसे हल्की धातु लिथियम, सबसे हल्की धातु लिथियम होता है, और सबसे भारी यानी भारी धातु कौन होता है, बताइएगा। सबसे भारी धातु की बात करें ऑस्मियम, तथा सबसे कठोर धातु टंगस्टन हो जाता है, ठीक है। याद रखिएगा 91 नंबर क्वेश्चन है कि मध्याह्न भोज योजना शुरू की गई, मध्याह्न भोज योजना शुरू की गई, याद रखिए 15 अगस्त 1995 में, ठीक है। अगला है, अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम के पूर्व भारत के किस प्रदेश में संबंधित है, अंतर्राष्ट्रीय यात्री सुनीता विलियम्स के पूर्वज भारत के किस प्रदेश से संबंधित है, याद रखिए गुजरात से, ऑप्शन नंबर डी गुजरात से। अगला है, सत्य शोधक समाज की स्थापना कौन किया, काफी इंपोर्टेंट है, सत्य शोधक समाज की स्थापना कौन किया था, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने किया था, तो महात्मा, किसने किया था, महात्मा ज्योतिबा फूले, ऑप्शन नंबर सी महात्मा ज्योतिबा फूले। कब किया था, 24 सितंबर 1873 में। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं, सर्वप्रथम एकीकृत राष्ट्र बनाया, बताइएगा इसका आंसर बताइएगा। सर्वप्रथम एकीकृत राष्ट्र बनाया तो कब बनाया, किसने बनाया, चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला है, 95 नंबर, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया है, तो याद रखिएगा अमेरिका के संविधान से, संयुक्त राज्य अमेरिका से, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। और चलिए यहाँ पे कुछ इंपोर्टेंट बातें हैं, इंपोर्टेंट है यहाँ पे वो देख लेते हैं। याद रखिएगा मौलिक अधिकार प्रस्तावना न्यायपालिका की स्वतंत्रता ये कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका से लिया गया है। आयरलैंड से क्या लिया गया है, तो आयरलैंड से नीति निर्देशक सिद्धांत लिया गया है। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था ली गई है। ब्रिटेन से क्या लिया गया है, एकल नागरिकता लिया गया है। संसदात्मक प्रणाली शासन प्रणाली लिया गया है। जर्मनी से आपातकाल लिया गया है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट की बात करें, इम्पोर्टेंट आयरलैंड वाला हो जाएगा यहाँ पे, और ये हो जाएगा, ठीक है। और ये तो पूछा गया है तो ये भी इम्पोर्टेंट होगा, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। आइए यहाँ पे है 96 नंबर क्वेश्चन है कि विद्यालय में शिक्षक अधिगम परिवेश, ये कुछ लगभग 15 नंबर के करीब में ये रहता है, ठीक है। बताइएगा शिक्षण क्या है, बताइएगा शिक्षण क्या है, एक आर्ट है या कौशल है
या प्रबंधन है, बताइए, या दोनों है, बताइएगा। शिक्षण, शिक्षण क्या है, इसका आंसर बताइएगा। शिक्षण क्या है, बताइएगा। तो शिक्षण क्या होगा, बताइएगा। तो शिक्षण की बात करिए, आपको दोनों हो जाएगा, यानी एक कला है और एक कौशल है, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही होगा, ए और बी दोनों। ठीक है, चलिए 97 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। छात्रों को अनुशासन में लाने का सही तरीका है। छात्रों को अनुशासन में लाने का सही तरीका है, तो कौन सा तरीका छात्रों को अनुशासन में लाने का है? तो याद रखिएगा, शिक्षक का आदर्श व्यवहार और छात्रों को शिक्षक में संवाद। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे से होगा, ए और सी दोनों। ठीक है, अगला है प्राथमिक शिक्षक में होना चाहिए। प्राथमिक शिक्षक में होना चाहिए, बताइए क्या होना चाहिए? याद रखिएगा, धैर्य और प्रेम दोनों होना चाहिए, यानी ए और बी दोनों होगा सही। ठीक है, अगला है 99 नंबर, एक अच्छा शिक्षक। एक अच्छा शिक्षक का क्या उदाहरण है? तो याद रखिए, छात्रों से संवाद स्थापित करना। छात्रों से संवाद स्थापित करना एक अच्छा शिक्षक का गुण होता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 100 नंबर क्वेश्चन है कि एक शिक्षक को गृह कार्य के लिए जांच करनी चाहिए। एक शिक्षक को गृह कार्य की जांच करनी चाहिए, तो याद रखिएगा नियमित से, ऑप्शन नंबर ए नियमित। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। 101 नंबर, किसने कहा कि बच्चों को सर्वप्रथम लिखना सिखाना चाहिए? किसने कहा कि बच्चों को सर्वप्रथम लिखना सिखाना चाहिए? यह देखिए माउंटेसरी, ऑप्शन नंबर ए इसका होगा, माउंटेसरी ने कहा। ठीक है, अगला है सीखने का प्रथम सोपान है। सीखने का प्रथम सोपान है, तो कोई क्या है? तो याद रखिएगा जिज्ञासा होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर है जिज्ञासा। अगला है अधिगम का उद्देश्य होना चाहिए। अधिगम का उद्देश्य होना चाहिए, तो अधिगम का उद्देश्य होना चाहिए, बताइएगा। याद रखिएगा व्यवहारिक परिवर्तन और समायोजन, यानी दोनों हो जाएगा। याद रखिएगा ए और यानी ए और बी दोनों हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे चलिए अगला है 104 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो यह है शिक्षक का उद्देश्य होना चाहिए, बताइएगा। शिक्षक का उद्देश्य क्या होना चाहिए, बताइएगा। शिक्षक का उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो देखिए विद्यार्थियों को व्यवहारिक जीवन के लिए तैयार करना, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला है कि बच्चों में अनुशासनहीनता को दूर करने के लिए क्या उपाय हो सकते हैं, बताइएगा। बच्चों में अनुशासनहीनता को दूर करने के लिए क्या उपाय हो सकते हैं? तो याद रखिएगा इसका आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी ए और बी दोनों हो जाएगा। ठीक है, यानी ए और बी दोनों हो जाएगा। शिक्षक एवं छात्रों के बीच व्यक्तिगत संपर्क और विद्यालय के वातावरण को नैतिक एवं सौहार्दपूर्ण बनाया जाए, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी से हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगला है क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, जॉन डी वी के अनुसार बच्चों में रुचियाँ होती है। जॉन डी वी के अनुसार बच्चों में रुचियाँ होती है, यहाँ पे सभी हो जाएगा। बातचीत करने की रुचि, सृजन करने की रुचि, कलात्मक अभिव्यक्ति की रुचि। ठीक है, अगला है रूसो समर्थक थे तो बालक की स्वतंत्रता था। अगला क्वेश्चन है, याद रखिएगा टैगोर के अनुसार बच्चों को किस भाषा में शिक्षा देनी चाहिए? टैगोर के अनुसार बच्चों को किस भाषा में शिक्षा देनी चाहिए? देखिएगा मृत भाषा, ऑप्शन नंबर है मृत भाषा, मातृभाषा। ठीक है, मातृभाषा हो वहाँ का वही। ठीक है, अगला है अनुशासन का प्रकार याद रखिएगा, प्रभावात्मक, मुक्तियात्मक और दमनात्मक, यानी उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। ठीक है, अगला है शिक्षक और छात्र के बीच अंतःक्रिया होती है। शिक्षक और छात्र के बीच अंतःक्रिया होती है। शिक्षक और छात्र के बीच अंतःक्रिया होती है, तो इसका आंसर की बात करें कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में क्या कहा गया है कि शिक्षक और छात्रों के बीच समर्थक अंतःक्रिया तभी संभव है जब शिक्षक को समृद्ध ज्ञान, मित्रतापूर्ण व्यवहार और उचित मार्गदर्शन का संतुलन बनाए। यह त्रिपक्षीय दृष्टिकोण से ही छात्रों को सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करता है, अतः विकल्प डी उपयुक्त में से सही होगा। ठीक है, सभी सही। अगला है एक शिक्षक में छात्रों के प्रति कैसा भाव होना चाहिए? एक शिक्षक में छात्र के प्रति कैसा भाव होना चाहिए? तो याद रखिएगा उत्तरदायित्व का, संवेदनशीलता का, सकारात्मकता, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है
शिक्षक एवं छात्र के बीच संबंध होनी चाहिए, शिक्षक और छात्र के बीच संबंध होनी चाहिए। तो कक्षा के वातावरण को सामंजस्यपूर्ण बनाने के लिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला है कक्षा में छात्रों के सीटों को परिवर्तन करने से लाभ। कक्षा में छात्रों के सीटों को परिवर्तन करने का लाभ क्या होगा? तो देखिए यह बच्चों के बीच पारंपरिक संवाद को बढ़ावा देता है, ये बच्चों के बीच परस्पर संवाद को बढ़ावा देता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। अगला है निम्न में से बाल शिक्षा शास्त्री कौन है? निम्न में से बाल शिक्षा शास्त्री कौन है? या देखिए गीजू भाई वधेका, गीजू भाई वधेका। अगला क्वेश्चन, बाल केंद्रित पाठ बनाने को अग्रसर करता है। बाल केंद्रित पाठ बालकों को अग्रसर करता है, तो याद रखिएगा संपूर्ण विकास। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 20 से होगा संपूर्ण विकास। ठीक है। अगला है एक शिक्षक बालकों के कक्षा में अधिगम को कैसे बढ़ा सकता है? एक शिक्षक बालकों के कक्षा में अधिगम को कैसे बढ़ा सकता है? याद रखिएगा विषय वस्तु का विद्यार्थी के बीच जीवन के साथ संबंध स्थापित करके, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। अगला है वस्तुएं किस प्रकार की होनी चाहिए? बच्चों की कक्ष में वस्तु किस प्रकार की होनी चाहिए बताइएगा, किस प्रकार की होनी चाहिए? तो याद रखिएगा वस्तु, चलिए इसका आंसर हम देखते हैं। ठीक है, आंसर दिया गया यहाँ पे कि वस्तु कक्षा में उपयोगी की जाने वाली वस्तु बच्चे की शारीरिक आकार, उम्र और जागरूकता के अनुकूल होनी चाहिए। इसकी उनकी सुविधा, सुरक्षा और सीखने की क्षमता बढ़ाती है। बाजार या प्रशासनिक पसंद से अधिक महत्वपूर्ण बच्चों की शारीरिक व मानसिक अनुकूलता है। ठीक है, उदाहरण छोटे बच्चे के लिए हल्की और छोटी कुर्सियां, उनकी पहुंच के अनुसार रखी गई किताबें आदि। चलिए आगे हम वर्तमान में किस प्रकार के शिक्षक को बढ़ावा दिया जा रहा है? वर्तमान में किस प्रकार को शिक्षक को बढ़ावा दिया जा रहा है? तो बाल केंद्रित। ऑप्शन नंबर है बाल केंद्रित। एक शिक्षक को करना चाहिए, एक शिक्षक को करना चाहिए, बताइएगा एक शिक्षक को करना चाहिए, क्या करना चाहिए? तो याद रखिएगा अपने विषय को मजबूत करना चाहिए, अपने शिक्षण कौशल को बढ़ाना, अपने छात्रों को समझ को बढ़ाना, यानी उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। अगला है किसने कहा था कि विद्यालय समाज का लघु रूप है? किसने कहा था विद्यालय जो है समाज का लघु रूप है? तो किसने कहा था? जॉन डीवी ने कहा था। ऑप्शन नंबर बी जॉन डीवी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 120 क्वेश्चन है जो समाप्त होता है। ठीक है, और 120 क्वेश्चन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो सेट 1 था, प्रीवियस ईयर्स का ये जो सेट है 1 था। ठीक है, इससे और अगला वीडियो में सेट 2 आएगा। तो सिंपली वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए फिर एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।